हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अमेरिकी सीनेट की कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताऊंगी। अब तक मैंने आप लोगों को सीनेट की शक्तियों के संबंध में विधायी और कार्यपालिका शक्तियां बताई थी। अगली है न्याय संबंधी शक्तियां। न्यायिक क्षेत्र में सीनेट को बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट को संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह अथवा गंभीर अपराध करने के लिए हटाने का अधिकार है। किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाने का जो अधिकार है वह प्रतिनिधि सभा को है और इसके पश्चात सीनेट महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में जांच न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में सीनेट के द्वारा जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। किसी भी व्यक्ति को सीनेट के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के बिना दंडित घोषित करने का अधिकार नहीं है। यानी दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि सीनेट में जब महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में के प्रस्ताव के बारे में विचार किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसकी अध्यक्षता करता है। और दूसरी चीज़ है कि सीनेट किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध जब महाभियोग का प्रस्ताव लाता है तो कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है। अगला आता है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। सीनेट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करती है और परिणामों की घोषणा करती है। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सीनेट पहले 2 प्रत्याशियों में से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है। अमेरिका में जब किसी भी एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम तो जो प्रत्याशी होते हैं उनमें से कौन उम्मीदवार जो है उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित होगा, इसका निर्णय सीनेट के द्वारा लिया जाता है। सीनेट में जब इस बारे में प्रस्ताव रखा जाता है तो प्रत्येक सीनेटर का एक ही मत होता है। इस प्रक्रिया में जिस भी प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त हो जाता है उसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। इन सब समस्त शक्तियों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अमेरिका में अन्य देशों के तुलनात्मक रूप से सीनेट एक मजबूत और शक्तिशाली सदन है। उसके सीनेट के मजबूत और शक्तिशाली सदन का होने का कुछ आधार हैं जिस कारण से वहाँ पे सीनेट को ये स्वरूप प्राप्त हुआ है। उनमें सबसे पहला है सीनेट का लंबा कार्यकाल। अमेरिका में कांग्रेस के जो 2 सदन हैं उन दोनों सदनों के में सीनेट का जो कार्यकाल है वो बहुत व्यापक और विस्तृत है कि उसे 6 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त है। उसकी लंबी अवधि होने के कारण ही उसके सदस्यों को अपना कार्य क्षेत्र में या अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने का पूरा समय मिलता है और उन्हें अगले चुनावों की भी चिंता नहीं होती है, जैसे कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को होती है कि हर 2 वर्ष पश्चात प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का चुनाव होता है। दूसरा है संविधान निर्माताओं की इच्छा। संविधान निर्माताओं ने जब कांग्रेस की रचना के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे तो उनकी स्वयं की ये इच्छा थी कि सीनेट को शक्तिशाली सदन बनाया जाए ताकि राष्ट्रपति पर नियंत्रणकारी संस्था के रूप में सीनेट कार्य कर सके और देश में संघात्मक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए भी सीनेट को शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक था। अगला है सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन। अधिकांश देशों में जहाँ उच्च सदन होते हैं उन देशों में निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लेकिन सीनेट में सदस्यों का निर्वाचन सीधे रूप में जनता के द्वारा किया जाता है और इस कारण से ये एक मजबूत सदन के रूप में उभर कर सामने आया है, क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण सीनेट के सदस्यों की जो जवाबदेही है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति हो जाती है।
अगला है सीनेट का लघु आकार। सीनेट के सदस्यों की संख्या संविधान निर्माताओं के द्वारा मात्र 100 निर्धारित की गई थी और इस कारण से 100 सदस्य होने के कारण किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना और निर्णय लेना आसान हो जाता है। इन सब कारणों से अमेरिका में सीनेट जो है वो मजबूत सदन या शक्तिशाली सदन है और उसके तुलनात्मक रूप से प्रतिनिधि सभा जो है वो कमज़ोर सदन बनकर सामने आया है। अगला आता है विश्व में सीनेट के शक्तिशाली होने का जो प्रमुख आधार है वो सीनेट के शक्तिशाली होने का एक प्रमुख आधार है कि सीनेट एक गौरवशाली संस्था के रूप में भी कार्य कर रहा है।